तमाम देखने वालों को मैं आज के लेक्चर में खुशामदीद कहूँगा। आज हमारा पहला लेक्चर और इस पहले लेक्चर में मैंने स्टार्ट से शुरू किया और उसकी जो वजह है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि किस तरह से यही जो कॉमन चीज़ें हैं यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए इन्हीं पैराग्राफ्स के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है और वो किस तरह से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है। अब ये जो आप पेज है या आप देखना आप इसको बेशक रट्टा लगा लें, ठीक है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है ना कि क्वेश्चंस किस तरह से आने हैं तो आप जो है वो रट्टा लगाने का आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरी जो सूरत है वो ये है कि या तो आप जो है ना वो यू वर्ल्ड करें और वो सारी चीज़ें जो है यू वर्ल्ड के बार बार क्वेश्चंस करें, आपके पास बहुत सारा टाइम हो तो फिर तो वो भी आपको सेंस बनती है। लेकिन मेरा जो लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको इसी एज़ वी रीड जैसे जैसे हम पढ़ते हैं कि मैं आपको यहीं से इन्फॉर्मेशन दूँगा जो आपने अपने जहन में फ़िक्स कर लेना, जिसको आपने हाईलाइट कर लेना कि ये क्वेश्चन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस तरह के जो पोटेंशियल क्वेश्चंस के तौर पे पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर जो है हमें इसमें मार्क करने का बताता हूँ कि जी कैसे हमने इन्फॉर्मेशन को इसमें मार्क करना है। जी पेंसिल, अच्छा ले जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अब हम जो भी होता है हमें पता होता है कि जो डीएनए है डबल हेलिक्स होता है, ये वाइंड करता है, फिर इस तरह ये डबल कॉइल करता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, और हिस्टोन के प्रोटीन के अंदर जब ये बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होता है तो इस तरह ये जो है ना एक कंडेंस स्टार स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन को आपके ये इस तरह से ऐसा क्लिनिकल में भी काम नहीं आती, एग्ज़ाम में भी इस तरह काम नहीं आती, लेकिन किस तरह से काम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए जी, हमने पहले हम इसको एक दफ़ा ज़रा रीड कर लेते हैं। डीएनए एग्जिस्ट इन द कंडेंस्ड क्रोमैटिन फॉर्म फिट इनटू द न्यूक्लियस, ये हमें पता है जी, इसी तरह कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर होती है। डीएनए लूप्स ट्वाइस अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है जी, हिस्टोन ऑक्टेमर है, ऑक्टेमर मीन के 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब इसमें आ जाता है H1 बाइंड्स द न्यूक्लियोसोम एंड टू द लिंकर डीएनए देयर बाय स्टेबलाइजिंग द क्रोमेटिन फाइबर। अब आप जब यू वर्ल्ड करेंगे या आप कोई भी चीज़ करेंगे वो आपको बार बार बताएगा जो H1 जो सी है ना, जो लिंकर प्रोटीन डीएनए होती है, और जी अनपेयर्ड सिर्फ एक यही होती है H1, तो ये जी आपके पास अनपेयर्ड आती है। अब इस इंफॉर्मेशन के अनपेयर्ड है ये यूएसएमएल आपसे इस तरह नहीं पूछता कि जी इसमें से अनपेयर्ड प्रोटीन कौन सी, ये कोई एफसीपीएस का एग्ज़ाम नहीं है या स्कूल का एग्ज़ाम नहीं जिस तरह जिसमें वो ये पूछे। इसलिए तो इसमें आपको जो है ना सारे क्वेश्चन बैंक आपको इसी में घुमाते रहेंगे, आपको मेन चीज़ नहीं बताएंगे। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है बहरहाल कि H1 जो से वो लिंकर है वो आपको वैसे याद रह जाएगी। आगे से जो सी H2 होती है, H2A और H2B हो जाती हैं, फिर H3 और H4 हो जाती हैं। इस इन्फॉर्मेशन को बस एक दो गो थ्रू कर लें, लेकिन ये भी क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती होती। अब यहाँ पे देखें हिस्टोन एसिटाइलेशन और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, ये वाला जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसको मैं इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहले बताता हूँ, डीएनए हैज़ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन्स के ऊपर जो लार्ज होता है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई कि डीएनए का नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किन वजह से करते हैं? लाइसिन्स की वजह से और आर्जिनिन की वजह से। ठीक हो गया जी। अब इस इंफॉर्मेशन का आपने ये बेसिकली क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता, लेकिन पोटेंशियल क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टोन के अंदर जो है ना आपके पास लाइसिन और आर्जिनिन होती है। अगर कोई mRNA जो है कोई डीएनए से जब ये लाइसिन और आर्जिनिन जो से हिस्टोन प्रोटीन की ट्रांसलेशन हो रही है, आपको याद होगा कि डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो अगर किसी पॉइंट पे ऐसा हो रहा हो कि मैसेंजर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा हो और उसमें से हिस्टोन बन रहा हो, और उसमें लाइसिन और आर्जिनिन के जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी जगह अगर कोई और अमाइनो एसिड आ जाएगा तो चार्ज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो चार्ज डिस्टर्ब होगा तो की जो ये सारी स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसलिए ये दो अमाइनो एसिड का आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आते हैं जी, इन माइटोसिस डीएनए कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, डीएनए एंड हिस्टोन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग एस्पेक्ट।
अब ये जनाब क्वेश्चन जो है ना ये हमारे पास आया होता है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। अब वो किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि जी आपने वो आपको कहेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ट्यूमर सुप्रेसर प्रोटीन होती हैं, जैसे P53 या जो है RB, दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल साइकिल को प्रोसीड करवाती हैं। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जो G1 से S फेज़ के अंदर RB जो होती है ये इसको चेक करती है कि जी G1 से S फेज़ में जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि उसके उस इंफॉर्मेशन के साथ वो लिंक करके आपसे पूछ सकते हैं कि जी डीएनए और हिस्टोन की प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उस ये जिस फेज़ में ये होती है उस फेज़ को रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन जो है वो काम करती है। तो वो आपसे पूछेंगे RB P53 या और कुछ दे देंगे। तो आपने ये इसमें यहाँ पे हम जब अब जो मेरा मकसद है विजुअल लेक्चर्स का वो सिर्फ यही है, स्केचिंग वगैरह के जो लेक्चर्स में आपने ये इन्फॉर्मेशन याद है कि अभी अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आहिस्ता से याद रह जाएगी। मैं जब हम RB के बाद पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको रिवाइज़ करूँगा ताकि आपको याद रह जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने ये याद रखना है कि डीएनए और हिस्टोन की जो सिंथेसिस है वो S फेज़ में हो रही होती है, G1 फेज़ में नहीं हो रही थी। G1 फेज़ के अंदर सेल जो सा है वो प्रिपेयर कर रहा होता है एस फेज़ के लिए। तो एस फेज़ के अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब हिस्टोन डीएनए के प्रोटीन ही है लेकिन इसकी सिंथेसिस एस वाले में होती है। ठीक है, मतलब डीएनए का पार्ट नहीं है लेकिन इसके सिंथेसिस में, इसलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है लेकिन इसमें यह बात आ गई कि इट डज़ नॉट यूटिलाइज हिस्टोन, इसके अंदर हिस्टोन नहीं होते बाकी में होते हैं। ठीक हो गया माइक्रो, ये अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये हमारे पास कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, एनबीए में भी पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर हिस्टोन की एसिटाइलेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती। तो आपने ये याद रखना कि उसके अंदर हिस्टोन होते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये बात आ गई हिस्टोन की यूक्रोमेटिन हिस्टोन की एसिटाइलेशन और हीट्रोक्रोमेटिन हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, मैं इसके साथ लिंक करके बताऊँगा। हीट्रोक्रोमेटिन जो सा है ये हमारे पास होता है कंडेंस्ड, ये अब आपने इस तरह से याद है। ये देखिए यहाँ पे जो डीएनए आपस में क्लोजली पैक्ड है, जब ये क्लोजली पैक्ड है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से इसको इतना ये गुंजल बना हुआ है, इस गुंजल में से मैसेंजर आरएनए जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है जो डीएनए जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए होती है हम उसको पैक करके रखते हैं और उसको हम कहते हैं ये हिस्टोन की डी एसिटाइलेशन हुई हुई है। और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन करवानी होती है या ट्रांसलेशन करवानी होती है हम उसको अनपैक्ड या लूज फॉर्म में रखते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोन की एसिटाइलेशन हुई है। अब जो हीट्रोक्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का वो जीन्स हैं जो या वो पार्ट है क्रोमोसोम का जो कि हमें उसकी अभी प्रोटीन या उसकी इंफॉर्मेशन की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होगी, तो उसको हम कहेंगे हीट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ये देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई हुई इसमें एच जो से उससे लिंक किया वो ये डार्क से एरिया जो कि हीट्रोक्रोमेटिन है जो कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा, और इसके अंदर जो ई से जो जाहिर कर रहा है उसको यूक्रोमेटिन बता रहा है, वो ये वो एरिया जो कि जिससे जिस डीएनए वाले जिस पोर्शन से प्रोटीन्स बन रही हैं एक्टिवली उसमें से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन हमेशा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जी कि एक साइंटिस्ट है उसने जनाब एक प्रोटीन कोई सी भी मिसाल के तौर पे उसको वो स्टडी कर रहा है और वहाँ पे क्या किया उसने एक ऐसी आप समझ लें कि कोई प्रोटीन दिया या मैसेंजर आर ने ऐसा डाला जिसने वहाँ पे जो हिस्टोन वाला जो डीएनए है उसकी एसिटाइलेशन करवा दी है। ठीक है जी, अब उसकी एसिटाइलेशन करवा दिया इसका मतलब ये हुआ उसको एक्टिवेट करवा दिया। आपने याद रखना है एसिटाइलेशन इज इक्वल टू एक्टिवेट। ठीक है, डी एसिटाइलेशन इज इक्वल टू डीएक्टिवेट। अब एसिटाइलेशन डीएक्टिवेशन से ही रिलेटेड है मिथाइलेशन। तो अगर कोई भी डीएनए का पार्ट है उसकी डीएसिटाइलेशन होगी या मिथाइलेशन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसक्रिप्शनली यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव नहीं होगा, यानी उसके अंदर से प्रोटीन्स नहीं बन रही होंगी। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये आपके पास हमेशा इंटर कंफ्यूज है, ये इस सारे पोर्शन के अंदर अगर कोई अहम टर्म्स हैं तो वो यही हैं
कि एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर घुमा घुमा के आएंगे। आपने अगर सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन याद है, एसिटाइलेशन मीन एक्टिव है और जो है मिथाइलेशन मीन म्यूट है, इसमें एनिमोनिक दिया हुआ है जी, मिथाइलेशन मेक्स डीएनए म्यूट, कि जी मिथाइलेशन हुई हुई है तो डीएनए एक्सप्रेस नहीं होगा। मिथाइलेशन के साथ साथ अगर डी एसिटाइलेशन हुई है तब भी डीएनए एक्टिवेट नहीं होगा। बस हमने ये याद रखना कि एसिटाइलेशन मीन एक्टिवेशन। ठीक हो गया। तो अगर आप से यही आपने बस याद रखना है, अगर आपको कहीं पे भी कोई कह दे कि जी डीएनए की हिस्टोन की एस्टाइलेशन हुई है तो आपको फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि हिस्टोन की एस्टाइलेशन होगी, इसका मतलब है डीएनए जो है वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये बात आ गई। उसके बाद आ जाता है जी, ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि डार्क आता है। ठीक है। ये न्यूक्लियोलस दिखाया हुआ है सेंटर में, न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन छोटा सा दिखाया हुआ है, और इसमें होता है स्टेरिकली इन एक्सेसिबल, दस ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। आप इसको एक्सेस नहीं करते इसलिए इसके अंदर से ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। इंक्रीज मिथाइलेशन एंड डिक्रीज एस्टाइलेशन। ठीक हो गया। एस्टाइलेशन का मैंने क्या बोला है, एक्टिवेशन डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब है एक्टिवेशन कम होगी। मिथाइलेशन का मैंने क्या बताया जी, म्यूट होता है या डीएक्टिवेट होता है, तो मिथाइलेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, समझ आ गई। इसका उलट होगा यूक्रोमेटिन में। अब इसके अंदर हमारे पास ये आ जाता है हेटेरोक्रोमेटिन, हाईली कंडेंस हिडन क्रोमेटिन। बार बॉडीज़ की बात आती है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम may be visible on the periphery of the nucleus। इसकी जो है क्लिनिकल रेलेवेंस जो है आगे आती है। इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर कोई फ़ीमेल है वो एक्स है, एक्स एक्स है, ज़ाहिर सी बात है फीमेल एक्स एक्स होती है, लेकिन अगर उसके एक्स के ऊपर कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और फिर भी उस ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ उसके अंदर अगर एक्सप्रेस हो गई है, तो उसकी वजह क्या होगी कि वो जो ये वाला क्रोमोसोम डीएक्टिवेट होना था ना, उसके बजाय सॉरी ये वाला क्रोमोसोम जो डीएक्टिवेट होना था उसके बजाय ये वाला क्रोमोसोम डीएक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर प्रोटीन थी सही वाली वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, जो ख़राब वाली प्रोटीन है वो एक्सप्रेस हो रही है। इसका मतलब है कि वो जो ऑटोसोमल डिजीज़ रिसेसिव डिजीज़ है वो भी एक्सप्रेस हो रही है। आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने इस इन्फॉर्मेशन से घबराना नहीं है। जो चीज़ आपको याद रखनी है आपने सिर्फ एस्टाइलेशन, डी एस्टाइलेशन और मिथाइलेशन फ़िलहाल याद रखनी है। ये वाली चीज़ों को हाईलाइट कर ली, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। बार बॉडीज़ को फिलहाल याद रखें, मैं आगे इनकी इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। इसको फिर मैंने सिर्फ इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता दी कि क्या है, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आगे योर क्रोमेटिन एक्सप्रेस, ये आपको पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते बाद में याद आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रिवर्सिबल चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ डीएनए सेगमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। अच्छा, एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसमें अब आपके पास क्या आता है कि आप जो है ना रिवर्सिबल चेंजेस करते हैं, इन्वॉल्व विद एजिंग, कार्सिनोजेनेसिस, एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिप्रेशन, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, लाइसोसोम। ठीक है। देखें, अब इसमें वो कह रहा है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपका ये जो डीएनए है, डीएनए के आगे ना आपको मैं बताऊंगा कि जिस तरह डीएनए अगर बना हुआ है ना, तो डीएनए के अगर ये वाला पोर्शन है ना जीन वाला, तो डीएनए के आगे पीछे होते हैं सुप्रेसर और इन्हेंसर्स होते हैं। ठीक है। अब अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये जो जीन है ये एक्सप्रेस ना हो, तो आप इस डीएनए को कुछ भी ना करें, आप इसका जो इन्हेंसर है ना उसको आप ख़राब कर दें या ख़त्म कर दें। अब वो जिसका इन्हेंसर है, एक्टिवेटर है, वो जब नहीं होगा ना, तो ये पूरी जो जीन है ये भी एक्सप्रेस नहीं होगी। तो बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि आपने डीएनए को जो सा है उसको कुछ भी नहीं छेड़ा, आपने डीएनए के सीक्वेंस को कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको आपने कम कर दिया। तो वो कैसे होता है, डीएनए की मिथाइलेशन होती है। आपने डीएनए को मिथाइलेट कर दी या डीएनए से पीछे जो